हेलो गाइस, लेट्स पिक अप एंड लर्न में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री 9th क्लास की और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो गाइस देखिए, मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैटर जो भी चीज़ें हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो विंडो, चाहे वो फर्नीचर हो, कोई खाने वाली चीज़ हो, कोई भी मशीन हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें जो हैं मैटर्स, एक तरह से मैटर हैं। मैटर कुछ ना कुछ मैटर या पार्टिकल्स से बनी हुई हैं। तो इसलिए देख लीजिए मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, वॉल्यूम, हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो कि स्थान घेरती है या फिर जिसकी वॉल्यूम होती है, हैज़ मास, जिसमें मास होता है। कोई भी चीज़ जो कि स्थान घेरती है और उसका एक मास होता है, इज कॉल्ड मैटर, वो मैटर कहलाती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो कि जिसका कुछ वजन होगा और कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगी एग्जिस्ट करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज टू टाइप्स। तो गाइस, मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो गाइज, मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नंबर टू, chemical classification of matter. On the basis of physical classification of matter, matter is classified on the basis of physical properties. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे इसको क्लासीफाई किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या है उसके हिसाब से, ये गैस है, गैसियस फॉर्म में है, या फिर सॉलिड फॉर्म में है, या फिर लिक्विड फॉर्म में है। On the basis of physical classification, matter is classified in three parts: gaseous, solid, liquid forms. And on the basis of chemical properties, matter is classified in three types: elements, compounds, and mixture. सो गाइज, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम ये तीन तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो गाइज चलिए आगे देखते हैं। Now, I would like to tell you that matter is made up of very tiny particles. Everyone has know. कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, फर्नीचर है हमारी, सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, या वाटर है, गैस है, इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टिनी पार्टिकल्स। यानी कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो लिख लीजिए, आपके नोट्स में काम आएंगे। एंड 1 ड्रॉप ऑफ वाटर consists 1:10 to the power 21 molecules or particles
यानी कि ये पानी की एक ड्रॉप में पार्टिकल्स की संख्या कितनी होती है, 1:10⁻21 मोलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर 1:10⁻21 molecules of water और particles। तो आप समझ चुके होंगे कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टिनी टिनी पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। नाउ अब आपको लेके चलते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 1 नंबर पे। एक्टिविटी में क्या दिया हमें, क्या देखना है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, टू शो दैट द मैटर इज और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ऑब्जेक्टिव हमारा है एक्टिविटी नंबर 1। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे छोटा सा, बीकर में कुछ ml में पानी लेंगे हम, लगभग 30 से 40 ml पानी ले सकते हैं, और कुछ शुगर लेंगे, चीनी, वाटर प्लस शुगर। हम कुछ चीनी लेंगे, अब इसको हम डिसॉल्व कर देंगे। तो जब हम चीनी को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हमें एक चेंज दिखेगा कि जब हम चीनी को पानी में डिसॉल्व करेंगे, शुगर डिसॉल्व इनटू वाटर, देन वी विल से दैट देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। हम देखेंगे कि पानी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में गैप था, इसीलिए जो शुगर के पार्टिकल्स जो हैं, टिनी टिनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, वो उस गैप को कवर कर लेंगे और देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर में चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में गैप था और उन्हीं गैप को कवर कर लिया हमारे शुगर के पार्टिकल्स ने। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमारा कंक्लूजन क्या है, there is no change in the volume of water, therefore we conclude that there is spaces between the particles of matter। इसका मतलब है कि जो गैप जो कवर किया गया है और उसी की वजह से there is no change in volume of water, therefore we conclude that there is spaces between the particles of matter। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइज अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 पे।
इस एक्टिविटी का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल साइज, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे छोटे साइज के हैं, स्मॉल साइज के हैं। तो इसको हम कंक्लूड करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो गाइस इस एक्टिविटी को हम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए, वाटर चाहिए, प्लस KMnO4 चाहिए या पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए हमको। तो एक बीकर ले लिया हमने, ये हमारा 1 बीकर है। एक बीकर और लेंगे, और एक बीकर और लेंगे, 3 बीकर लेने हैं टोटल हमें। तो हम तीनों, पहले बीकर में हमने 100 ml लेना है वाटर, प्लस हम इसमें डालेंगे KMnO4। तो हम जब इसमें KMnO4 डालेंगे, लाल दवा यानी कि डालेंगे जब इसमें, तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा पर्पल, डार्क पर्पल कलर हमें दिखेगा सॉल्यूशन। जब हम इसमें 100 ml ऑफ वाटर में we dissolve KMnO4, then we will see that the color of water change to dark purple। इसके बाद हम इसी में से 10 ml सॉल्यूशन को, इसी में से 10 ml सॉल्यूशन लेंगे और 90 ml ऑफ वाटर में ऐड कर देंगे। 90 ml ये ऑलरेडी है, प्लस 10 ml और ऐड कर देंगे ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। 90 ml वाटर पहले से लेंगे हम इसमें, और प्लस 10 ml KMnO4 का सॉल्यूशन जो पहले बीकर में हमने लिया था उसको हम ऐड करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम, जो कलर हमारा चेंज होगा वो होगा लाइट पर्पल। इसके बाद हम इसी में से 10 ml सॉल्यूशन इस बीकर में ट्रांसफर करेंगे। 90 ml ऑफ वाटर प्लस 10 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। तो अब इसमें हम जो हमारा कलर चेंज होगा वो हम देखेंगे वेरी लाइट पर्पल कलर होगा, यानी कि इन दोनों की तुलना में बहुत ही हल्का पर्पल कलर हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें लिखेंगे वेरी लाइट पर्पल। तो भाई इससे हमें ये पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है KMnO4 का, उसके जो पहली बात तो ये पता चलती है कि पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही छोटे साइज के हैं, तभी वो उसमें घुल के और इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 कैन कलर द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कैन चेंज द कलर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू डार्क पर्पल। एंड जब हम इसमें से दूसरे बीकर में 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ट्रांसफर करेंगे, तो इसका मतलब हमने कुछ ही पार्टिकल्स लिए हैं, लेकिन जो कुछ पार्टिकल्स लिए हैं वो भी इसका कलर जो है चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है जो पार्टिकल्स के नंबर हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं 1, इसका मतलब है कि 1 क्रिस्टल ऑफ वाटर हैव मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स विच हैव द कैपेसिटी टू चेंज द कलर ऑफ वाटर। तो इसके बाद हम ये लाइट पर्पल कलर वाले सॉल्यूशन से जब इसमें ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा वेरी लाइट पर्पल सॉल्यूशन। तो हम इन तीनों से ये पता चलता है कि जो KMnO4 का एक छोटा सा क्रिस्टल जो है वो होल या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की क्वांटिटी के कलर को चेंज कर सकता है। तो इन दिस एक्टिविटी we concluded that the particles are very small size a crystal of
KMnO4 can change the color of large volume of water. One crystal have millions of particles in it. तो इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं जो वाटर के और KMnO4 के बहुत ही स्मॉल साइज के हैं और एक क्रिस्टल अ क्रिस्टल ऑफ KMnO4 कैन चेंज द कलर ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि एक क्रिस्टल सिर्फ KMnO4 का कलर चेंज कर सकता है एक बड़े वॉल्यूम का वाटर के। एंड अ क्रिस्टल हैव मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इन इट, और जब कलर चेंज किया है यानी कि पानी का अमाउंट जो है, वाटर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब है उसमें भी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ वाटर के पार्टिकल्स होंगे। लेकिन जब हम एक क्रिस्टल लेंगे छोटा सा, तो इसका मतलब उसमें भी तो मिलियंस ऑफ वाटर मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स मिलियंस ऑफ नंबर में हैं, जिससे इसका कलर चेंज करने की एक कैपेसिटी रखता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के हैं और एक क्रिस्टल KMnO4 के क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स का नंबर है वो मिलियंस नंबर में है। इसी वजह से जो है कलर चेंज करने की कैपेसिटी इनके पास है। जब पूरा क्रिस्टल हमने इसमें डाला तो डार्क पर्पल हुआ, इसके बाद जब थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब थोड़े से पार्टिकल्स इसमें आए तो इसमें लाइट पर्पल हुआ। उसके बाद लाइट पर्पल से जब हमने सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब और भी कम इसमें पार्टिकल्स आए KMnO4 के, तो उससे जो है वेरी लाइट पर्पल हमें सॉल्यूशन मिला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो गाइस डिफ्यूजन मीन्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ वन और टू सबस्टेंसेस ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि जो वन और टू सबस्टेंसेस के वन और टू सबस्टेंसेस का इंटरमिक्स हो जाना आपस में, उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। जब एक या दो सबस्टेंसेस या उससे अधिक सबस्टेंसेस आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन। तो मित्रों अब आपको पढ़ाएंगे हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन और टू सबस्टेंसेस और मोर सबस्टेंसेस ऑन इट्स ओन, यानी कि स्वतः जब किसी सबस्टेंसेस के पार्टिकल्स एक या एक से अधिक सबस्टेंसेस के पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं, स्वतः मिल जाते हैं, तो उनको कहते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ वन और मोर particles of substances on its own. This process is called diffusion. तो गाइस जब
एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन इट्स बोन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ डिफ्यूजन हम पढ़ेंगे गैसेस में किस तरह से होता है, लिक्विड में किस तरह से होता है, और हमारा सॉलिड्स में किस तरह से होता है। इन गैसेस, लिक्विड, सॉलिड। तो गाइस गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है फास्टर, वेरी फास्टर, ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है बहुत ही तेज होती है ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी, एंड इसमें जो है लोअर देन गैसेस ड्यू टू लो काइनेटिक एनर्जी। यानी कि लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस स्टेट की तुलना में कम रेट पे होता है, क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पार्टिकल्स के बीच में वो गैसेस के पार्टिकल्स के कंपेरिजन में कम होती है। इसी कारण इसमें जो है कम, जो इसका रेट होता है वो लो होता है। अब देख लेते हैं सॉलिड में। तो गाइस जो सॉलिड में जो होते हैं इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे एग्जिस्ट, एक ही जगह फिक्स्ड रहते हैं। इसी कारण इनमें जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वह वेरी स्लोअर है, एंड ड्यू टू वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के पार्टिकल्स में जो है बहुत ही लो काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसी कारण ये इसमें जो है डिफ्यूजन का रेट जो होता है वेरी स्लो होता है। अब देखते हैं आगे, आपको बता दें तो गाइस इसका एक और फैक्ट है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बढ़ेगा, क्योंकि इसको जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो इसी के हिसाब से